जय श्री कृष्णा प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान दर्पण में। प्रिय बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक पत्नी अपने पति के विदेश जाने के बाद भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। तो चलिए प्रिय बंधुओं, चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए सीधे कहानी पर ही चलते हैं। एक समय की बात है, किसी छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उसे परिवार में माता पिता और 2 भाई थे। बड़े बेटे का नाम राजेश और छोटे बेटे का नाम रमेश था। वह दोनों भाई बहुत ही प्रेम से रहते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया कि दोनों भाई विवाह योग्य हो जाते हैं और दोनों का विवाह भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी बहू थी वह थोड़ा तेज तर्रार स्वभाव की थी। राजेश की शादी पहले ही हो जाती है क्योंकि वह घर में बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही कड़क मिजाज की थी। इधर बड़ी बहू अपने देवर को अपने मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है। वह भाभी की बातों में आकर सब कुछ भूल जाता है। रमेश को वह अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी वह उससे कहती वह हर काम करने के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा ये होता है, इधर उसकी पत्नी ये सब देखते तो अपने पति को समझने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उसका पति कुछ भी नहीं समझता था। जो छोटी बहुत थी वो बहुत ही अच्छी थी और सभी से प्रेम करती थी, लेकिन उसने कभी ये सुख नहीं जाना कि पति होता क्या है, क्योंकि वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। दोस्तों, रमेश जब भी अपने काम से घर वापस आता था तो अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। अपनी पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार से वह कोई बात ना करता। अगर उसकी पत्नी उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश भी करती तो वह उसे धमका देता, उसको फटकार लगा देता, क्योंकि अजय पहले ही अपनी भाभी के चंगुल में बुरा फंसा हुआ था। जैसे भी उसकी भाभी कहती वह वैसे ही काम करता था। कभी पत्नी को पीटना, कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि जब रमेश और उसकी भाभी उसको ज्यादा ही परेशान करने लगते हैं, बिना किसी वजह के बात पर उससे झगड़ने लगते हैं, वहाँ इन सब से परेशान होकर अपने भाई को बुला लेती है और अपनी मायके चली जाती है। उधर रमेश की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वो अजय से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग खूब पैसा कमाते हैं। आप भी ऐसा करो ना, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना, पैसा कमाना। पैसा ज्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मजे करेंगे, खूब मजे की जिंदगी काटेंगे और फिर मुझे भी अपने साथ विदेश ले जाना। अब वह अपनी भाभी की बात को टाल नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसे वीज़ा आ जाती है और फिर विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप गया था कि मैं विदेश से पैसा भेजता रहूँगा, आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है अपने पति से कहती है कि जब तक रमेश विदेश गया हुआ है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़े के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, सब अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए भविष्य में काम आएगी, सारी संपत्ति हमारे नाम आ जाएगी, तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, उसके मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसके पत्नी ने समझाया था वैसे ही वह करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है, यह बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन आएगी। बेचारे बूढ़े माता पिता अपने बेटे की बात में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की ज़मीनें, सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और यह करवाने वाली सिर्फ उसकी पत्नी होती है, जो दौलत का लालच लेकर अपने पति को दिया और सब कुछ अपने नाम होने के बाद वो लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम न कुछ रहा, न तो उनके पास पैसा था, न कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई दे देता खा लेते थे और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे।
उधर दोस्तों, जो उनकी छोटी बहू, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो भाई और भाभी ने उसे अपने पास रखा। कुछ दिनों बाद ही उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है। तो वो एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। कुछ भी करूंगी, चाहे भीख मांगकर खाना पड़े। लेकिन यहाँ इनके साथ इस घर में रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। अब वह कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम करा देती। कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बूढ़े सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी, आपकी यह दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती अपनी छोटी बहू को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वह दिल साफ दिल की लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी वह ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। ये लोग एक पन्नी का त्रिपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल बाद, रमेश को अपने घर की याद आने लगती है। वह सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं, और भैया भाभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अब वह घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ था। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वह अब रहते नहीं हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस में 1-2 आदमियों ने उसे बताया। वह जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सिर पीटने लगता है। अब वह अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही वो आई, उसने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वह पहले करती थी, लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वह चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, फिर बूढ़े माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा उन्होंने अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया गया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक ना सुनी भी। वह तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी यह छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर ये हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के नहीं रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? यह सुनकर वह रोने लगता है और अपने पत्नी से कहता है कि मुझसे जो गलतियां हुई है, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। अपने पति की बात सुनकर वह कहने लगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जी, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। फिर वह कहता है, अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उसके पास भी पैसा अब नहीं था। जो कुछ पैसा था वह सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। अब वह अपनी पत्नी और माँ बाप को वहां से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है।
वहीं मंडी में आड़त वाले के पास पल्लेदारी करने लगता। गाड़ियों में सामान लोडिंग अनलोडिंग करने का काम वो करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूंगी। आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर अजय के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहू ठीक ही कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा ही सब्जी का धंधा चल जाएगा। अजय मार्केट में अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर उसका पति मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाता था। अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचने लगता है। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था। मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा प्लॉट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से अजय वहाँ के लेन देन को अच्छे से समझ गया था। वह फिर अपनी खुद की एक आड़त खोलता है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी। उसकी 2 गुना वो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों, जो उसका बड़ा भाई और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने ससुराल चले गए थे। उसके ससुराल वालों ने उसकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि जो अपने सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसा करोगे वैसा ही भरने को मिलेगा, और वह हुआ भी वही। उन्हें भी धक्का देकर घर के बाहर निकाल दिया गया। वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। 1-1 रुपए के लिए तरस रहे थे। 2-3 दिन हो जाते हैं, खाना भी नहीं मिल पाता। पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे, जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया। आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वो किसी तरह से उस सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही वो और उसकी पत्नी अपने छोटे भाई को आड़त पर बैठे हुए देखते हैं, कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे। जैसे ही बड़ी बहू अपने सास और ससुर के चरणों में आशीर्वाद के लिए झुकती है तो उनका छोटा बेटा रोकते हुए कहता है, भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी को हाथ भी मत लगा देना। क्या किया था तुमने इनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तुम ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझे दूर करवाया था। तुमने मेरी जमीन जायदाद हड़प ली। अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ? जहाँ मर्जी चाहे चले जाइए, हमसे आप लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब परिस्थिति को देखते हुए उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा, इनसे गलती हुई है, पहले तुमसे भी हुई थी, इससे भी हो गई है। आखिर जो भी है ये तो तुम्हारा ही भाई जो होना था हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दे। इस पर छोटी बहू भी कहती है कि हाँ, माँ बाबूजी सही कह रहे हैं, यह जैसे भी है तो हमारे परिवार का हिस्सा ही, और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करवा दीजिए। हमारे साथ जो भी इन्होंने किया आज उसका फल ये भुगत चुके हैं। आखिर यह है तो मेरी जेठानी ही आज भी मेरे लिए पूजनीय है। अब छोटे बेटे का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। उसको भी समझ आ जाता है कि जो हो गया है वह अब दोबारा लौट तो नहीं सकता, और वह अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का काम भी शुरू करवा देता है। दोस्तों, दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, और दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा।